हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्न में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा और कुछ इनके हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में भी देखा। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है बाय द कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स लिथियम यौगिकों के कार्बोनीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक यौगिकों का बनाया जाना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की तरह कार्बलिथियम यौगिक भी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनेटीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाएंगे और वी नो दैट कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हम एल्किल हैलाइड्स की लिथियम से डायरेक्ट रिएक्शन के द्वारा बना सकते हैं। लाइक हमने ये कंपाउंड लिया, रिएक्टेंट लिया, जिसमें हैलाइड यहाँ पर एल्किल हैलाइड हमने साइक्लो एल्किल हैलाइड हमने यहाँ लिया है और इसकी लिथियम से क्रिया करवाएंगे तो एक लिथियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्राप्त हो गया। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और कार्बोनेशन के थ्रू हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पर कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड है। एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि कार्ब धात्विक यौगिकों में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज्ड जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर अटैच हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज्ड मेटल जो है लिथियम जो है वो ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें इसके कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनाया जाना। तो वे यौगिक एसिल व्युत्पन्न कहलाते हैं जो कि जल अपघटित होकर के कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। एसिल क्लोराइड तथा एनहाइड्राइड आसानी से जल द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं, लेकिन एस्टर है, एमाइड है, ये आसानी से इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता है। इसलिए इनके हाइड्रोलाइसिस के लिए यानी एस्टर और एमाइड्स के हाइड्रोलाइसिस के लिए एसिड या बेस की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाया जाता है। तो एसिल क्लोराइड हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एमाइड हो, इन सब के जल अपघटन पर क्या प्राप्त होता है, एसिड मॉलिक्यूल। लाइक एसिल क्लोराइड का जब जल अपघटन होता है तो संगत एल्केनोइक अम्ल मिल जाएगा और HCl यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। अगर एस्टर का जल अपघटन करवाएंगे तो दो मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे प्रोडक्ट के रूप में। एक मॉलिक्यूल होगा एसिड का और एक मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, ये ध्यान रखते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एस्टर जब बनता है तब भी अल्कोहल और एसिड के आपस में मिलने से बनता है, जिसे हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो फर्दर वही रिएक्टेंट जिनसे वो बना हुआ होता है वही एज अ प्रोडक्ट एस्टर के हाइड्रोलिसिस पर हमें वापस प्राप्त हो जाते हैं। दैट मीन्स जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा एसिड का और एक मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल का। देन है अगर एनहाइड्राइड की हम बात करें तो एनहाइड्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल एसिड के प्राप्त होते हैं। तो यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
हमें प्राप्त होंगे। और एमाइड का जल अपघटन कराने पर एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा एल्केनोइक एसिड का, दैट मीन्स संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और जो एमाइड में प्रेजेंट NH2 है ये किसके रूप में निकल जाएगा, अमोनियम आयन के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल लवण रूप में प्राप्त होता है, जिसे एसिडिफाई करके मुक्त अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर जो ये एसिड डेरिवेटिव्स हमने देखे, इनके जल अपघटन की क्षमता का क्रम है, दैट मीन्स which reactant is much more reactive towards hydrolysis। तो एसिल क्लोराइड का जल अपघटन सबसे तेजी से होगा, उसके बाद में है एनहाइड्राइड का जल अपघटन तेजी से होगा, देन है एस्टर और एमाइड, इनका जल अपघटन हार्डली होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसलिए एस्टर और एमाइड के जल अपघटन के दौरान हमें अम्ल अथवा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई एल्किल बेंजीन के द्वारा कैसे संगत कार्बोक्सिलिक एसिड इनके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण के लिए इनमें जब हम प्रबल ऑक्सीकारक लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अगर इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन बेंजीन वलय से इस डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन के पास यानी अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना भी आवश्यक है। लाइक यहाँ पर हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं। टोलुइन है, तो टोलुइन का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नो डाउट इसमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एक ही कार्बन है, मेथिल ग्रुप का कार्बन, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। जब हम एथिल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो भी हमें ये ध्यान रखना है कौन सा कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। बट शर्त ये है, कंडीशन इज दिस कि अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो लाइक थर्ड एग्जाम्पल जिसमें बेंजीन रिंग से 3 कार्बन की एक चेन अटैच्ड है, CH2 CH2 CH3, इसमें वही CH2 कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है, इसीलिए इनको सर्किल में शो किया गया है। लेकिन थर्ड कार्बन, जैसे कि ये थर्ड लास्ट वाला जो आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है आइसोप्रोपिल ग्रुप। आइसोप्रोपिल में भी बीच वाला जो कार्बन CH कार्बन जो कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है अल्फा कार्बन, उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो सभी से ही इनसे चाहे कितनी ही लंबी कार्बन चेन अटैच्ड हो, बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करें अगर इस एग्जाम्पल की जिसमें कि टर्शरी ग्रुप या टर्शरी एल्किल समूह अगर जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देयर इज नो रिएक्शन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट बिकॉज हियर अल्फा कार्बन डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एल्किल बेंजीन। ऊपर भी हमने एल्किल बेंजीन की बात करी और अब भी हम एल्किल बेंजीन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, एल्किल बेंजीन में बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप में केवल वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया या क्षारीय KMnO4 ले लिया, तो इनकी उपस्थिति में डायरेक्ट अटैच्ड अल्फा कार्बन ही ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप अगर डिसोसिएट होता है बेंजीन रिंग से और ऑक्सीडाइज होकर के एल्केनोइक अम्ल बनाता है, यानी कि एलिफेटिक एसिड बनाता है, एरोमेटिक एसिड नहीं बनाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, ओजोनोलिसिस की प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं
कार्बोक्सिलिक अम्लों को साइनोहाइड्रीन्स और अदर जो नाइट्राइल्स हैं उनके द्वारा बनाने की, तो इनके हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की सबसे पहले हम अगर HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, साइनोहाइड्रीन थ्रू nucleophilic addition reaction. We know that there is a greater major difference between the electronegativity of carbon and oxygen. तो जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप में टूटता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव करती है, इसलिए ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। HCN में हम जानते हैं कि CN जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड आयन, और H+ प्रोटॉन है। तो H+ तो कहाँ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन पर, और CN कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर। तो इससे प्राप्त होता है साइनोहाइड्रीन, यानी यहाँ पर कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने कह दिया साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का जब जल अपघटन कराया जाता है तो CN ग्रुप यानी साइनो ग्रुप का जब जल अपघटन होता है तो पहले क्या बनता है, एमाइड बनता है। एमाइड का फर्दर फिर जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। दैट मीन्स यहाँ ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि साइनोहाइड्रीन या साइनो ग्रुप की अगर बात करें तो इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अगर हमने आंशिक जल अपघटन कराया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया है, तो क्या प्राप्त होंगे, एमाइड। जब फर्दर एमाइड का फिर से हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से साइनोहाइड्रीन से हमें क्या प्राप्त हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल। इसी प्रकार यदि नाइट्राइल्स का अम्लीय जल अपघटन करें तो उनसे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में पहले हमें एमाइड प्राप्त होते हैं जब इनका आंशिक जल अपघटन कराते हैं, और ये एमाइड जल अपघटित होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। जैसे कि हमने मेथिल साइनाइड लिया, साइनो ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज्ड OH आयन कहाँ जुड़ेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन पर, साइनो ग्रुप के। और ऐसे ही जो साइनो ग्रुप का नाइट्रोजन जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है उस पर वाटर का H+ यानी प्रोटॉन आकर ऐड हो जाएगा। फर्दर फिर से एक और मॉलिक्यूल H2O का इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में साइनो ग्रुप में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो दोनों पाई बॉन्ड रिएक्शन के दौरान पहले टूटते हैं। पहला बॉन्ड जब टूट रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल काम आ रहा है, फर्दर फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल काम आएगा और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ प्राप्त होता है। इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल का या अभिक्रिया में बनने वाले इस मॉलिक्यूल का जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एक OH ग्रुप जा रहा है कार्बन से, एक हाइड्रोजन जा रहा है नाइट्रोजन से, तो क्या निकल रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और क्या प्राप्त होता है, एमाइड प्राप्त होता है। अब एमाइड का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। आंशिक जल अपघटन पर अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है तो अभिक्रिया एमाइड पर ही रुक जाएगी, और अगर फर्दर फिर एमाइड का जल अपघटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होएगा। एंड अमोनिया यहाँ पर एक एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है।